नमस्कार। मिड डे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और हर रोज हम अमूमन हर मुद्दे पर मिड डे एजेंडे में बात करते हैं और इसी कड़ी में आज हम एक खास तौर से मुद्दा लेकर आए हैं जिसमें तो मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला आज सुनाया है। कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मुकेश मल्होत्रा का बकायदा पक्ष रखा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने दलीलें पेश की जिसके बाद अदालत ने मल्होत्रा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो प्रमुख शर्तें भी रखी गई हैं जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की डबल बेंच ने मुकेश मल्होत्रा को विधायक के रूप में जारी रखने की अनुमति तो दी है, लेकिन अंतिम फैसला आने तक ये पाबंदियां भी लगाई गई हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश मल्होत्रा फिलहाल राज्यसभा के लिए मतदान नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में जून में होने वाला राज्यसभा चुनाव जिसके लिए मुकेश मल्होत्रा फिलहाल वोट तो नहीं डाल पाएंगे। दूसरी तरफ इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 23 जुलाई को होगी। हालांकि विधायक ये कह रहे हैं कि भाई मुझे विधायक निधि और वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन जनता की जो लड़ाई है वो हमेशा लड़ता रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद विधायक मुकेश मल्होत्रा ने वीडियो भी जारी कर यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सम्मानजनक फैसला दिया है उससे वो मैं संतुष्ट हूं। ये विजयपुर की जनता के एक एक मत की जीत है। तो वहीं पूर्व मंत्री रामनिवास रावत आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने केस छिपाए हैं। मैंने कोई भी केस नहीं छिपाया, इस तरह की बात मुकेश मल्होत्रा कहते हुए नजर आए हैं उस वीडियो के माध्यम से। हालांकि उनके वकीलों ने मेरे अधिकार शिथिल करा दिए हैं। हमें क्षेत्र के विकास के लिए जो विधायक निधि मिलती है वो पैसा हमें नहीं मिलेगा, मुझे वेतन भी नहीं मिलेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जनता और क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करता रहूंगा और सदन में भी प्रश्न उठाता रहूंगा। हालांकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि सत्य, न्याय, लोकतंत्र और संविधान की ये जीत है। तो माने नहीं रहेंगे मुकेश। चुनाव के नामांकन में मुकेश मल्होत्रा ने छिपाए थे 2 क्रिमिनल केस, इस तरह की बात आरोप के माध्यम से की गई थी। विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीते थे मुकेश मल्होत्रा। तो केस चलने तक मुकेश मल्होत्रा को वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की उच्चतम न्यायालय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसने जो सम्मानजनक फैसला दिया उससे मैं संतुष्ट हूँ। और आप सब विजयपुर क्षेत्र की जनता का प्यार और आशीर्वाद मेरे को हमेशा मिलता रहे और ये आपके एक एक मत की जीत है। विधायक, पूर्व विधायक जो रामनिवास रावत जी आरोप लगा रहे थे कि हमने कोई केसेस छुपाए हैं, लेकिन हमने कोई केस नहीं छुपाए, ये पूरे उसमें दर्ज है। जब आप मेरे से रूबरू होंगे मैं आपको उसकी एफिडेविट की कॉपी और अखबारों की कटिंग और पूरा आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा। हमने कोई नहीं छुपाया, इसलिए उन्हीं आधार को तथ्य मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है।
राहत दी है। हमारे साथ खास अतिथि, खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं सचिन सक्सेना जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, समर सिंह हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आपका, समर जी आपका भी INS 24/7 पर। अवधेश सिंह तोमर जी हम हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल सचिन जी आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरह से बड़ी राहत कह सकते हैं मिल रही है, क्या समझे कोर्ट का ये जो निर्णय है वो क्या बड़ी राहत इसे माना जाए या आने वाले समय में और थोड़ा इंतजार? पैच करा दो। तो तकनीकी कारणों की वजह से सचिन जी की आवाज जो है वो हम तक ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन हमारे साथ प्रदीप बिसोरिया जी भी जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं, कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के। उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रदीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम। जी प्रदीप जी, क्या कहिएगा, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, क्या कानूनी जो रणनीति है उसमें कहीं कमी रह गई? नहीं मैडम, खारिज नहीं किया है, अभी हाईकोर्ट के फैसले का स्टे हुआ है। दोनों चीजों में अंतर है। अगली सुनवाई अभी 23 जुलाई को होगी। तब तक मल्होत्रा विधायक रहेंगे और स्टे के ऑर्डर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कंडीशंस भी डाली हैं जो आज शाम तक क्लियर हो जाएंगी। जी, और ये बड़ी राहत कह सकते हैं मिल रही है, लेकिन इस पूरे मामले को अगर समझे तो क्या दलीलें जो है वो कोर्ट में दी गई थी? कोर्ट में जो मुख्य दलील थी हमारी वो ये थी कि चूंकि नॉमिनेशन फॉर्म में वो दोनों आपराधिक प्रकरणों का उल्लेख किया गया है, कोर्ट का नाम भी लिखा गया है, तो उन धाराओं का भी उल्लेख है जिनमें की धाराएं जिनके तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा उद्देश्य किसी भी मामले को छुपाने का था। इसी आधार पर कोर्ट ने हमें स्थगन आदेश दिया है और फाइनल हियरिंग के लिए 23 जुलाई की निर्धारित की है। जी, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, उस आरोप को अगर देखें तो इसका राजनीतिक स्थिरता पर कोई असर पड़ेगा, लगता है आपको? मैडम, राजनीतिक बात तो राजनीति वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो केस को कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हम केवल लिखित बातें आपको शेयर कर पाएंगे कि अभी हाल फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है। अब इसके क्या पॉलिटिकल रिपरकशन होंगे, ये तो जब कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता आपके सामने होंगे वो लोग ही बता पाएंगे। लेकिन प्रदीप जी, ये भी समझना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह की दलीलें दी गई, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगते रहे कि भाई 2 आरोप छुपाए गए हैं, साक्ष्य छिपाए गए, कोई इसके पीछे कोई खास वजह थी या ये इसमें कितनी सत्यता है? ये केवल एक तकनीकी भूल है। अगर उसका उद्देश्य उन मामलों को छिपाना होता तो वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म में उन अपराधों का उल्लेख ही नहीं करता। जो रिटर्न कैंडिडेट है मुकेश मल्होत्रा जी, उनके द्वारा अपने नॉमिनेशन फॉर्म में उन दोनों केसों का उल्लेख है, FIR का नंबर डाला हुआ है, किस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है उस न्यायालय का उल्लेख है और अपराध का डिस्क्रिप्शन भी लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में केवल चार्ज की जानकारी सही तरीके से नहीं भरी गई या नहीं लिख दिया गया है, उससे ये नहीं माना जा सकता कि उसका उद्देश्य अपराध को छुपाना था। जी, और हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करेंगे अवधेश सिंह तोमर जी भी हैं, नाम एडवोकेट है। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और जिस तरह से ये खारिज किया गया, कह सकते हैं फैसले को एक तरह से, या स्टे कह दें, क्या समझे आने वाले समय में क्या जरूरी जो जानकारियां थी वो छिपाई गई थी, और फिर जो कानूनी लड़ाई है वो फिर आगे कहां तक जाएगी? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल स्टे दिया है, खारिज नहीं हुआ। अभी पिटीशन जो SLP माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें 23 जुलाई को सुनवाई है। उसके बाद जैसा कि अभी जजमेंट देखने में नहीं आया, मगर ऐसा भी मालूम चला है कि उस पर कुछ कंडीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई है। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं से उच्च न्यायालय का जो आदेश है रद्द नहीं किया, स्टे किया है सर्वोच्च न्यायालय ने, और कहीं ना कहीं कोर्ट को लगा है कि वास्तव में उन्होंने अपने जो आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई नहीं छुपाई, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला आगे चलेगा, उसके संबंध में आगे ये जानकारी मिलेगी। जी, समर जी भी हमारे साथ है, समर सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता। समर जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह का ये फैसला आया है स्टे का, क्या समझे ये कानूनी आधी लड़ाई जीत गए हैं
या क्या समझे इसको? समर जी, आप सुन पा रहे हैं? समर जी, आप तक आवाज पहुंच रही? तो समर जी से फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन सचिन जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सचिन जी, अब आगे क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले को देखिए, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि भाई कुछ कुछ जो शर्तें हैं वो लगाई गई हैं, जैसे राज्यसभा का चुनाव के लिए वोटिंग नहीं कर सकते हैं और वेतन भत्ता नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ तो कह रहे हैं कि पीसीसी चीफ की भाई आधी जीत हम जीत चुके हैं, कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई है। देखिए, ठीक है, अगर कांग्रेस सोच रही है कि उनकी आधी जीत हो चुकी है तो ठीक है, वो उनका सोच सकते हैं, लेकिन सबको पता है, जो कानून की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, जिन्होंने अभी मीडिया के जो हाईलाइट्स आए उनको जो पढ़ा होगा, माननीय न्यायालय ने अभी वर्तमान में जो पहले हाईकोर्ट ने जो उनको 15 दिन का स्टे दिया था उसको बढ़ा के उन्होंने 23 जुलाई तक का करा है। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने सिर्फ एक अंतरिम राहत प्रदान करी कि इस बीच आप आपके साक्ष्य कोई प्रस्तुत करना रह गए, कोई छूट गए हैं, कोई हियरिंग है जिसको आप प्रस्तुत करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इतना समय आपको दिया गया है, उस पर कोई निर्णय नहीं दे दिया गया है। कुल मिला के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जो हाईकोर्ट में ने फैसला सुनाया था, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो फैसला बाकायदा सब तथ्यों के आधार पर था, लेकिन चूंकि दोनों पक्षों को सुनने की कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय की अपनी वो होगी, तो उन्होंने उनको एक 23 जुलाई तक का दिया, लेकिन सशर्त दिया है कि आप इस समय अपने राजनीतिक जो पावर है उसका बहुत उपयोग नहीं कर पाएंगे, आप राज्यसभा में वोटिंग भी नहीं कर पाएंगे, आपको मानदेय भी प्राप्त नहीं होगा, आप नीतिगत निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। जो मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है उस हिसाब से मैं बातचीत कर रहा हूं। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस अगर खुश होना चाहती है तो कांग्रेस खुश हो सकती है, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं घोटाले हुए थे, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने अपनी वो छिपाई थी, जानकारी छिपाई थी, उसको न्यायालय ने गलत माना था और उसी चीज को लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी आगे बढ़ रहा है। एक अंतिम राहत की बात अवश्य है कि उनको जो 15 दिन का स्टे मिला था उसकी जगह उस स्टे को बढ़ा के 23 जुलाई तक कर दिया। अब इसको अगर कांग्रेस अपनी जीत मान रही तो ठीक है, सब आपको आपकी जीत मुबारक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन न्यायालय कह रहे हैं कि साफ सुथरी छवि, अब इससे क्या समझा जाए कि जिस तरह की स्थितियां बनी अभी क्या श्वेता जी आपकी बात? वो तो कह रहे हैं कि अब विधायक तो मैं हूं ही, जनता की समस्याएं जमीनी स्तर पर मैं जाऊंगा, पूछूंगा, लोगों से मिलूंगा, साफ सुथरी छवि मानी जाए से? देखिए श्वेता जी, साफ सुथरी अगर छवि होती या साफ सुथरी छवि हो जाती तो माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय थे वो उनको अंतरिम राहत देने के बजाय कैसे खारिज कर देते और उनको घोषित कर देते कि ठीक है, इसमें तो कोई कहीं किसी प्रकार से गलत नहीं है और ये विधायक रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब माननीय न्यायालय ने इस बात को माना है कि हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं उसमें तथ्य भी है और सत्य भी है, इसलिए इनको सिर्फ सुनवाई के हिसाब से 23 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। कांग्रेस को भी इस बात को समझना चाहिए कि जो तथ्य उन्होंने छिपा के और जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया था, तो निश्चित रूप से यह महापाप हुआ था और इस महापाप के लिए माननीय न्यायालय ने उसको बड़ी संगीनता से लिया, बड़ी गंभीरता से इस चीज को लिया है और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसी को आगे बढ़ाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको कहीं ना कहीं मान्य किया है, सिर्फ उसका अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उसकी ड्यूरेशन बढ़ाया है। जी समर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? समर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। समर जी, जिस तरह के ये आरोप लगे, अब क्या कांग्रेस इसमें कोई आंतरिक जांच कराएगी? देखिए, जो थ्योरी मेरे साथी सचिन जैन सक्सेना साहब बता रहे हैं, उस थ्योरी के हिसाब से तो हमारा प्रधानमंत्री जो है वो अनफिट है। जिस प्रकार से अगर तथ्यों को छुपाने की अगर बात होती है, सबसे बड़े तथ्य जो है, आज तक हम जिन चीजों को ढूंढते आ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की मार्कशीट कहां पर है, उनके समर जी, अभी तो हम प्रधानमंत्री की बात कर ही नहीं रहे, अभी तो हम मुकेश मल्होत्रा जी की बात कर रहे हैं। मुकेश मल्होत्रा के मामले में जिस तरह के आरोप लगे, आपको लगता है कि ये मामले अगर गलत हैं तो आंतरिक जांच होगी या फिर आंतरिक पार्टी में जांच करवाएंगे इस पूरे मामले को लेकर? जांच सरकार कराएगी जी। सरकार जो है वो जो कोर्ट के सामने हमें हमारी दलीलें रखनी है, हमारे दस्तावेज रखना है, उस प्रकार से हम अपनी चीजें रखेंगे वहां पर। और जहां तक की बात, आपने बात को काट दिया बीच में है कि प्रधानमंत्री के ही जो इलेक्शन को है वो नल और वॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने हलफनामे में कई भ्रामक जानकारियां दी है। तो ये केस अलग अलग नहीं है। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को विधायक बनाना चाहती है जिसको 7,000 से अधिक मतों से हराया गया है और वहां की जनता ने हराया है। तो जनता की जीत हुई है, ये जनमत की जीत हुई है
और जहां तक की बात है, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा करना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं, ये उसका एक सामने का उदाहरण है कि आप किसी की विधायकी जो है वो निरस्त तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कोर्ट को कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़ दिया जाए तो किसी अन्य को विधायक घोषित करने का अधिकार नहीं है। कुल मिला के बात है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी हारती है वहां पर दल बदल करवाती है, वहां के लोगों को खरीदती है, विधायकों को खरीदती है। 2018 में देखा किस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया गया, जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया गया। आपने बिहार के अंदर देखा, आपने असम के अंदर देखा, आपने हरियाणा, तो ऐसे कई उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान की दुश्मन है, लोकतंत्र की दुश्मन है, और हर साल 4-5 वाकया ऐसे देश में हो जाते हैं जहां पर आपको इनका जीवंत उदाहरण मिल जाता है किस प्रकार से चुने हुए लोगों को, चुनी हुई सरकारों को, चुने हुए विधायकों को, चुने हुए लोग जो सांसद होते उन लोगों को हटाने का, बेदखल करने का, सदन से बाहर करने का, सदस्यता खत्म करने का प्रयास करती है। सचिन जी तो कुछ कुल कह रहे मिला हैं? कि यह है, अगर कुल मिला मतलब समर जी की बात से हम ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी एक नंबर की झूठी है, जो लोगों को ठगती है और 420 करती है लोगों के साथ में, जो वास्तविक जानकारी है उसको छिपाती है और वो जानकारी छिपा के जनता के बीच जाती है और इस प्रकार से कहीं ना कहीं दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपना चुनाव निष्पादित करती है और उसमें जीत जाती है। तो जब उसकी सत्यता सामने आती है तो उसको हरा दिया जाता है। श्वेता जी, यही वो लोग हैं जो कल माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पे प्रश्न चिन्ह लेकिन लगा रहे समर जी थे। तो कह रहे कि छिपाई नहीं गई थी आरोप, किसी भी अगर तरह नहीं के छिपाई- तथ्य नहीं अगर छिपाए नहीं गए। छिपाई गई थी, अगर नहीं छिपाई गई थी तो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसको खारिज कर दिया जाता। माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला ही नहीं आता अगर जानकारी नहीं छिपाई। अरे कुछ तो उसमें था, तभी तो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है। मैं यही कह रहा हूं कि आप वो हैं जो कहीं ना कहीं मान्य संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब आप न्यायालय पे भी प्रश्न चिन्ह लगाने लग गए, उनके निर्णय को भी आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित बताने लग गए। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, रोल कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस उस चीज को लेकर आगे गई है। तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, क्या उस पाप में कांग्रेस भी सहभागी है, जो पाप उन्होंने अपनी तथ्यात्मक और सत्यात्मक जानकारी छिपा ठीक के है। किया है, जो लोगों को भ्रमित करके किया है? इस बात का जवाब तो कांग्रेस को भी देना चाहिए। अवधेश जी भी हमारे साथ हैं, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि जिस तरह का ये फैसला है हाई कोर्ट के अपर, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें तो आने वाले समय में अंतिम निर्णय क्या लगता है कि क्या होगा? क्योंकि ये तो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, और क्योंकि इसमें हम नहीं कह सकते कि माननीय उच्च न्यायालय इसमें क्या आदेश पारित करेगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय सभी बिंदुओं को देखेगा और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को देखेगा, दस्तावेजों का अवलोकन करेगा, देखने के बाद ही वो निर्णय देगा। अगर तथ्य छिपाए जाते हैं तो फिर इसके बाद क्या एक्शन होता है? ये बात सही है, तथ्य अगर उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय पाता है कि छिपाए गए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो भी कार्रवाई है और जो भी विधि संबद्ध जो भी कार्रवाई है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसमें आदेश पारित करेगा। जी, प्रदीप जी आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि ये पूरा तथ्य छिपाने का मामला था और ऐसे में अब इस पूरे मामले में अगला जो है वो कदम क्या होगा? क्या अब आने वाले समय में बड़ी राहत मिल सकती है? मैडम देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर हमें पूरी टेक्निकली क्या होगा? टेक्निकली अभी तो मैडम हमें पूरी होप है, पूरी आशा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने में सफल होंगे और न्यायालय हमारी मानेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई भी चीज छिपाना नहीं था, बल्कि वो एक तकनीकी भूल हुई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तकनीकी भूल वाले बिंदु पर विचार करेगा। समर जी, अगर तथ्य सामने आ जाते हैं और अगर फैसला आता है कि भाई ये तथ्य छिपाए गए थे, तो फिर पार्टी का क्या अगला कदम होगा? क्या इस्तीफा माननीय से लेंगे? किस चीज से इस्तीफा लेंगे? विधायकी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी अगर तथ्य छिपाए गए और माननीय पार्टी से भी कुछ एक्शन होगा उनका? नहीं, तो मानवीय त्रुटि है। मैं आपको यही तो उदाहरण दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जो है वो खुद अपने हलफनामे में झूठ कह रहा है पिछले 10 साल से, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पार्टी ने करी, भारतीय जनता पार्टी कर देती नहीं तो। और जहां तक की बात है, ये त्रुटि इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी त्रुटि नहीं है ये, और त्रुटि है ये। मैं आप शब्द को समझेगा कि ये मानवीय भूल है, त्रुटि है, जिस प्रकार से प्रदीप जी ने भी कहा और हम भी इस बात को मानते हैं। वैसे तो हमने हमारी तरफ से जो है जितनी भी जानकारी थी वो अपने हलफनामे में दी थी। अगर कोई चीज त्रुटिवश रह जाती है तो उससे इतनी बड़ी भूल नहीं होती कि आप एक हारे हुए आदमी को, जो कि 7,500 से अधिक वोटों से हारा है, बना दें।
भी श्वेता जी कहीं ना कहीं उस निर्णय पे प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं अभी भी ये कि ये इतना बड़ा पाप नहीं है। मतलब कोर्ट ने जो निर्णय दिया, जो सत्य सुना, जो तथ्य का विचार किया, वो सब किसी मायने नहीं रखता है। मायने रखता है इनका राजनीतिक बयान। जिस प्रकार की बात अभी ये लोग कर रहे हैं, आज भी ये प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर रहे हैं, आज भी ये कोशिश कर रहे हैं इस बात को लेके कि कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा सके। जो भ्रम उन्होंने तथ्य छिपा के फैलाया था, आज भी प्रयास कर रहे हैं कि उस भ्रम को हम फैला सके। लेकिन आप देखिए, माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको बरकरार रखा है। इनको सिर्फ अंतरिम राहत प्रदान करी है कि सचिन जी, लेकिन समर जी तो कह रहे हैं कि मानवीय भूल है, ये मानवीय भूल मानी जाएगी। मानवीय भूल है तो क्या माननीय न्यायालय इस बात को नहीं समझा कि मानवीय भूल है या नहीं है? निश्चित रूप से आपकी नीयत खराब थी, आपने उसको जान करके छिपाया है, आप लोगों के बीच में उसको छिपा के गए हैं, इसलिए आपके पक्ष में जो वो आया है, निष्कर्ष निर्णय जो आया है, वो कहीं ना कहीं प्रश्न उसके ऊपर लगता है। और यही माननीय न्यायालय ने कहीं ना कहीं सुना, उसकी सुनवाई करी, सारे तथ्यों पे, सारे सत्यों पे उन्होंने विचार किया, उसके बाद निर्णय दिया था। और ये कांग्रेस उसके ऊपर प्रश्न लगा के एक बार पुनः माफ कर रही है। जी, तो उमर जी, क्या लगता है जिस तरह का ये मामला था हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचता है, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया या फिर चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठे थे, लगता है आपको? यह बात सही है कि जिस प्रकार के दोनों पार्टी के प्रवक्ता है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो मैं मानता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत किया होगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में जो जस्टिस अनुभवी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब दस्तावेजों का अवलोकन किया। आज अपराध करने के बाद अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने अपराध नहीं किया, आखिर उन्होंने अपराध तो किया और बाद में अपराध पकड़ा गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज आप इससे नहीं बच सकते कि नहीं साहब मुझसे मानवीय भूल हो गई, मेरे लोगों से भूल हो गई, मेरे जो नॉमिनेशन फॉर्म जिन्होंने भरा उनसे गलती हो गई। ये कानून चलता है दस्तावेजों पे, एविडेंस के आधार पर कानून चलता है। जब एविडेंस इनके खिलाफ था तभी तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया। तो मैं मानता हूँ कि आपसी डिबेट में आप माननीय उच्च न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला अभी विचाराधीन है, अभी कोई फाइनल जजमेंट ही नहीं हो गया, अभी केवल अंतरिम राहत दी है और आने वाले समय में जो भी स्थिति माननीय उच्च न्यायालय की होगी वो हम सबके सामने होगी। जी, प्रदीप जी, इस पूरे मामले को अगर देखें और समझें तो अब इस फैसले को या फिर इस तरह की जब स्थितियां बनती हैं, मानवीय भूल का अगर जिक्र होता है, तो फिर कानून इस पे क्या एक्शन लेती है, क्या कुछ करती है, कानूनी प्रक्रियाएं क्या होती हैं इसमें? मैडम, अगर ये ऑर्डर जो हाई कोर्ट का ये कंफर्म होता है सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये जानबूझ के जानकारियां छिपाई गई थी, तो विधायकी उनकी समाप्त हो जाएगी। फिर ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि दोबारा चुनाव कराया जाए या जो सेकंड नंबर के कैंडिडेट हैं उनको रिटर्न कैंडिडेट घोषित किया जाए। साथ में ये भी देखा जाएगा कि यदि कोई कैंडिडेट करप्ट के आधार पर अगर उसका इलेक्शन सेटिसाइड होता है तो 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित होता है। इन सारे बिंदुओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा। इसके बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम आदेश आ जाएगा तभी हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। अभी तो फिलहाल स्थगन आदेश जारी हो गया है, तो ये सारी चर्चा अभी कोई मायने नहीं रखती। तो बिल्कुल अब 23 जुलाई का इंतजार हमें और करना होगा कि क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि भाई खारिज हुआ, स्टे लगा है। आने वाले समय में जब 23 जुलाई को दूसरी बार सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।